फातिमा बेगम के कमरे में दाखिल होते ही एक बोझल सी खामोशी ने तमरीन को जकड़ लिया था। कमरा पुराना था मगर रौकदार। मोटी लकड़ी का पलंग, दीवार से लगी अलमारियां जिन पर वक्त की गर्द ऐसी जमी थी जैसे बरसों के फैसले यहाँ कैद हो। सूफे के ऐन सामने हीके की मध्यम गड़गड़ाहट गूंज रही थी। फातिमा बेगम सूफे पर नींद दुराज बैठी थी, एक हाथ में हके की नाली और दूसरा घटनों पर रखा। नजरें सामने मगर ज़हन कहीं और था। तमरीन ने दहलीज पार करते ही सांस रुकी थी और कदम ब कदम चलती हुई अंदर आई थी, जैसे हर कदम पर इजाजत मांग रहे हों। करीब पहुंचकर आहिस्तगी से जमीन पर बैठ गई। आंखें झुकी हुई थीं, उंगलियां आपस में उलझी हुई। होंठ खुश चंद लम्हे वो यूं ही बैठी रही जैसे लफ्जों को जरात जमा करने का वक्त दे रही हो। आखिर उसने नजरें उठाई और हिम्मत करके बोली, फातिमा साएं। आवाज लरजती हुई, ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। मैं जानती हूं आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये रिश्ता खत्म हो जाए उसी में आफियत है। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, आगे जाकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। फातिमा साएं, खुदा के लिए मेरी बात को समझें। हकी की आवाज रख गई। फातिमा बेगम ने गर्दन मोड़ी, नजरें तेज हो गई थीं। वो निहायत तल्ख लहजे में बोले, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो तुम? किस तरह की बातें कर रही हो? रिश्ता खत्म हो जाए उसी में आफियत है। 2 थापड़ लगाऊंगी तुम्हारे। आवाज में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो सवाल नहीं हुक्म लगता था। ये क्या बोल रही हो? तुम्हें गांव से मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम यहां बैठकर मुझसे ये बोलो कि रिश्ते खत्म कर दें। पागल हो तुम? उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तमरीन के कुंधे समट गए थे। उसने सिर और नीचे झुका लिया था और धीमी आवाज में बोली, फातिमा साएं। उसकी आवाज भैंक गई थी। बड़े साएं मुझसे राजी नहीं हैं। वो मुझे रुखसत नहीं कराना चाहते। उनके नजदीक ये निकाह बच्चों का खेल था और कहीं ना कहीं वो ठीक बोल रहे हैं। हमारा निकाह इतनी कम उम्र में हुआ था। वो भी बड़ों के दबाव में आकर इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। वो एक लम्हा रखी जैसे अगला जमला हिल्क में अटक गया हो। कल रात भी उन्होंने कहा, सामान बांध लो, यहां से चली जाओ। अगर रुखसती हुई तो जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। फातिमा, आप कितनी कोशिश कर लें मगर वो मुझे खुश नहीं रखेंगे। मैं अपनी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। खुदा के लिए फातिमा, मेरा कुछ तो ख्याल करें। मैं आपकी पोती हूं। आंखों के कोने भर आए थे। मेरे बाप के किए की सजा मुझे देंगे। फातिमा साएं, बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने अजाब बर्दाश्त किए हैं। न बाबा ने कभी सुकून दिया, न माँ ने, न गांव के किसी शख्स ने। क्या शौहर भी यही सब करेगा? इसने लरजती हुई आवाज में कहा, प्लीज मेरे हाल पर रहम कर लें। मैंने जिंदगी भर मोहब्बत तलाश की है। अगर अब रुखसती के बाद भी यही सब होना है तो मैं ये नहीं चाहती। वो खुश नहीं है और मैं उनकी खुशी मजीद बर्बाद नहीं करना चाहती। वो अपनी तरह किसी पढ़ी लिखी लड़की को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहते हैं। मुझे जैसे उन पर जाहल को नहीं कमरे में सन्नाटा छा गया था। फातिमा बेगम ने हिके की नाली एक तरफ रखी और सीधी होकर बैठ गई थी। उनकी आंखों में नरमी नहीं थी, तजर्बे की सख्ती थी। खामोश रहो। आवाज ऊंची नहीं थी मगर लहजे में जलाल था। वो मजीद बोलें, जो मैं कह रही हूं मुझे करने दो। उनसे दुगनी उम्र है मेरी, तुमसे ज्यादा तजर्बा है मुझे। जिंदगी किस तरह आगे बढ़ती है, जिंदगी में क्या पेचीदगियां आती हैं, मुझे सब मालूम है। मेरा पोता जो अभी कर रहा है उसे जल्द समझ आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती पर है। और तुम ही ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है और इंसान को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। हर शख्स आपकी जगह छीनने के लिए तैयार है, उसलिए अपनी जगह को कभी खाली ना होने दो। और अगर कोई खाली करने की कोशिश कर रहा है तो उसका मन ना तोड़ जवाब दो। उस तरह हाथ पर हाथ रख कर न बैठो। तमरीन ने सिर हिला दिया था। आंसू जमीन पर टुपक गए। मुझे मेरे पोते का मालूम है। फातिमा बोलती चली गई थी, मर्द ऐसे ही होते हैं, अकड़ में, जद में। तुमने बस एक काम करना है, अपने शौहर के नजदीक जाना है, उसकी औलाद पैदा करो। मैं ज्यादा बात को घुमा फिरा कर नहीं करूंगी। आज के दौर में औरत की मजबूती औलाद से है। अगर तुमने पहले महीने में उसे खुशखबरी दी, तुम अपनी जिंदगी में तहयात खुश रहोगी। और अगर तुमने उसकी खुशी बर्बाद की तो याद रखना, कभी भी अपना घर नहीं बसा पाओगी। एक औरत ही अपना घर बसाती है।
एक औरत ही अपना घर उजाड़ती है। अगर गांव से शहर आई हो तो अपना घर बसाओ। अगर तोड़ कर जाओगी तो गांव वाले भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे और तुम अच्छी तरह जानती हो तलाक याफ्ता हो। औरत के साथ क्या होता है? तमरीन चौंक गई, सर उठा मगर कुछ नहीं बोली। वो रिश्ता खत्म करने की बात कितनी आसानी से कर गई थी, उस बात से अनजान कि अगर तलाक हो गई तो वाकई गांव के लोग उसे जिंदा जला देंगे। उसके साथ कितना बुरा किया जाएगा, उस बात से वो बाखूबी वाकिफ थी। चंद लम्हे बाद फातिमा बेगम मजीद बोले, औलाद ही तुम्हारा असल सहारा बनेगी, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बखेर देगी। फातिमा बेगम ने लफ्ज पर जोर दिया था, वो खुद तुम्हारी तरफ मायल हो जाएगा। खून का रिश्ता मर्द को बांध देता है, मुझे मर्दों का पता है। तुमसे कई गुना तजर्बा लिए बैठी हूं, कोई आम औरत नहीं हूं मैं। हके की नाली दोबारा हाथ में आई छोड़ दो। यहाँ फैसले आंसुओं से नहीं सब्र से होते हैं, और एक औरत ही अपना अपना घर बसाने के लिए सब कुछ करती है। कुछ औरतें अपना घर बसाने के लिए दुनिया से लड़ जाती हैं। तुम क्या किस्मत से नहीं लड़ सकती? अगर अपनी किस्मत का सिक्का अरूज पर लाना है तो अपने शौहर को अपनी गिरफ्त में करो। समझ आई? और एक औरत अपने शौहर को हर तरीके से अपना बना सकती है, सिर्फ उसके पास अदा होनी चाहिए। तमरीन का सिर फिर झुक गया। दिल में खौफ था, मलामत थी, मगर जबान बंद। इस वक्त से लगा जैसे उसकी जिंदगी के रास्ते किसी और ने चुन लिए हों और उसके पास सिवाय मानने के कोई चारा नहीं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की पीली बत्ती मध्यम सा हवाला बनाए दीवारों पर फैली हुई थी। खामोशी में कभी कभी बाहर से सहन से आई टिरगर की आवाज सुनाई देती, जो दिल की धड़कन के साथ मैल खाती महसूस होती। वो पलंग के किनारे बैठी डाइजेस्ट के और आग पलट रही थी, मगर नजर हुरूफ पर कम और सोच कहीं और भटक रही थी। उंगलियां सफ़े के कोने को बार बार मरोड़ देती, जैसे अंदर का खौफ किसी रास्ते से निकलना चाहता हो, अभी जाता हो। चंद लम्हे बाद अचानक दरवाजा चड़चड़ाहट के साथ खल्ला। वो झटके से सईदी हो बैठी। दिल एक लम्हे को रकसा गया था। सामने अरसलान खां खड़ा था, ऊंचा लंबा दराज चौड़ी जिसामत, किसरती वजूद। उसे देखकर किसी शहजादे का गुमान होता था। कैमरे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो आंखों में भड़कती गुस्से की चंगारियां साफ दिखाई दें। जबड़ा भी हुआ, सांस तेज, हाथ की मुट्ठी बंद। वो मंजर ही ऐसा था कि लफ्ज खुद बेखुद गम हो गए। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज हल्क में अटक गई थी। वो बगैर कोई मौका दिए तेजी से आगे बढ़ा। अगले लम्हे उसका बाजू मजबूत गिरफ्त में था। वो हल्की सी चीख मार कर बिल्कुल सहम गई थी, जबकि वो उसके चेहरे को देखते हुए नहायत दरश लहजे में बोला, अब बहुत हो गया, मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसकी आवाज कमरे में गूंजी, भारी और कड़वी, इससे पहले कि वो समझ पाती कि एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। तवाजुन बगड़ा दुनिया एक लम्हे को घूम गई और वो जमीन पर जा गिरी थी। थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा गया था कि होंठ का किनारा तक फूट चुका था। फर्श की ठंडिक उसे जैसे होश में लाई थी, मगर आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सबसे बिल्कुल तवक्के नहीं थी कि इरसलान का भी उस पर हाथ उठाएगा। उसने सुना था शहर के मर्द पढ़े लिखे होते हैं, गांव के मर्दों की तरह नहीं कि एक गलती पर अपनी औरत को पेटना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा निज़ाम था, बल्कि यहाँ तो और उल्टा निज़ाम था। गांव में कम से कम गलती पर हाथ उठाया जाता था, लेकिन यहाँ तो बगैर गलती के उसको बगैर सोचे समझे थप्पड़ मार दिया गया। वो कुछ कहती इससे पहले वो मसीहा डाड़ा, बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी, वो चलाया दादी के सामने जाकर बातें लगाती हो। समझते क्या हो खुद को? अगर मैंने तुम्हें कह दिया था कि अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ, ये बातें जाकर दादी को बताने की जरूरत किया थी? उनके सामने अच्छी बनकर मुझे गंदा करवाना चाहती हो? मैं तुम जैसी लड़कियों की चाल अच्छी तरह जानता हूँ। 2 मिनट लगेंगे तुम्हें इस घर से बाहर निकाल डालने में, समझ आई? मेरी दादी को अपनी मिट्टी में करने का सोचना भी मत। ये घर मेरा है और मैं हूं इस घर का वारिस, इसलिए औकात में रहो। वो ससिकते हुए जमीन से सहारा लेने की कोशिश कर रही थी। वो तड़प कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कभी आपका हक छीनने की कोशिश भी नहीं कर सकती।
आवाज़ कांप रही थी। आपकी दादी है। आपकी दादी की बदौलत ही मैं यहाँ पर हूँ। मैंने इतना ज़रूर बोला था, लेकिन मेरा इरादा आपकी बुराई करने का हरगिज़ नहीं था। मज़ीद कुछ कहती, उससे पहले वो इसकी बात काट कर बोला, खामोश। वो करीब आया। मैं जो तुमसे कहूँगा वो सब जाकर उसे सुनाओगी। ये करने आई थी तुम गांव से कि दादी और पूते को दो। यहाँ हमदर्दी हासिल करनी है तो औकात में रहकर हासिल करो। मुझे गंदा करवा कर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश भी करी तो खुदा की कसम, जितनी जमीन के ऊपर होना इतना ही जमीन के नीचे कर दूंगा। तुम अभी अरसलान खां की ताकत से वाकिफ नहीं हो। वो सिर हिलाती रही। आंसू बेकाबू हो चुके थे, वरना नम आवाज में बोली, मैंने तो सिर्फ आपकी बात की थी। उसने रोते हुए कहा कि ये रुखसती हम नहीं करना चाहते। मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि दादू आपसे उल्टी सीधी बातें करेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आए क्या हूँ। बड़े साएं, आप मुझसे नाराज ना हो। इरसलान ने उसका बाजू फिर से पकड़ा और खींच कर खड़ा किया। गिरफ्त में सख्ती थी, जैसे गुस्सा हाथों में उतराया हो। तुम्हारी जबान अब बंद रहे तो बेहतर है, वो दानत पेसते हुए बोला। मेरी दादी ने आज मुझे जो कुछ सुनाया है, इस सब का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। आज तक उन्होंने कभी मुझे आंखें नहीं दिखाई थी। आज तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला है और मैं ये मरते दम तक नहीं भूलूंगा। वो सहम कर उसकी तरफ देखती रही। कल रुखसत ही है, उसने आहिस्ता मगर जहरीले लहजे में कहा। कल तुम मेरे कमरे में आओगी, फिर तुम्हें पता चलेगा सिलान खां क्या चीज है। तुम्हारी ये सारी अकड़ तोड़ दूंगा। जितना तुम्हारे अंदर गुरूर भरा हुआ है वो सब निकालूंगा और तुम्हें तुम्हारी असल औकात याद दिलाऊंगा। वो कपकपाती हुई बोली, खुदा के लिए मेरा नाम मत लो। उसने बात काट दी। तुम्हें लगता है तुम यहाँ फैसले करोगी। एक लम्हे में तुम्हारा बंदोबस्त कर सकता हूं मैं। कमरे में एक लम्हे को मकमल खामोशी छा गई। उसकी सांसों की आवाज उसके दिल की तेज धड़कने टकराती महसूस हुई थी। इसने हाथ छोड़ दिया था। वो लड़खड़ाई मगर खुद को संभाल लिया था। याद रखना, वो मरते हुए बोला, जो कुछ कल होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम अपनी जबान को संभाल कर रखती तो आज तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। ये क्या है कि वो कमरे से चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कदमों की आवाज दूर होती गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया था, मगर अब ये सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी था। वो वहीं खड़ी रही, चेहरा जलता हुआ, बाजों में दर्द और दिल में ऐसा खौफ जो लफ्जों में ढलने से इनकारी था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। उसने यही सुना था कि शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी खुशियों भरी हो जाती है, लेकिन इस मासूम को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में जो शख्स शामिल है वो इंसान नहीं, जिन है, और वो एक जिन की कैद में जाने वाली है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आब व ताब से रोशन हुआ था। सुबह की धूप किचन के छोटे से कोने में घुस रही थी, लेकिन कमरे में मौजूद रोशनी इसकी उदासी के सामने कुछ कमजोर महसूस हो रही थी। वो बर्तनों के पास खड़ी थी, हाथ पानी में डूबे, लेकिन दिल कहीं और आंखें सर्क और भेगी हुई थी। हर लम्हे उसके मन्ना से बेसख्त आह निकलती। खपकपाहट भरी खामोशी के साथ बर्तन धोने की आवाज उसके जज्बात की हमसफर की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन वो खुद भी ये जानती थी कि आंखें छुप नहीं सकते। अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। सके वह पलटी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने ज़ारा खड़ी थी, अरसलान की बेहतरीन दोस्त। मुस्कुराती हुई, लेकिन मुस्कुराहट में कोई तलख हकीकत छिपी हुई थी। वह फौरन आंखों से किन्नी आंसू पूंछती हुई धीमी आवाज में सलाम करके दोबारा बर्तन धोने में मशगूल हो गई थी। ज़ारा के कदम किचन के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता गूंज रहे थे। वो करीब आई,
उसके चेहरे को देखते हुए आहिस्ता लहजे में बोली, बहुत अफसोस की बात है, आज तुम्हारी रखसती है और तुम बर्तन धो रही हो। देख लो तुम्हारी क्या औकात है यहाँ। उसने जानबूझकर औकात पर जोर दिया। उसको अच्छी तरह बताना चाहती थी कि उस घर में उसकी क्या हैसियत है। उसने हैरत से उसे देखा। लफ्ज़ मन्ना पर आने वाले थे कि ज़ारा ने उसे गरीब आते हुए चुप करवाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, याद रखना इरसलान खान मेरा है। तुम जैसी उन पर जाहिल के साथ जिसे इतनी तमीज़ नहीं कि शौहर के सामने कैसे रहना होता है, अपनी अदाएं कैसे दिखानी होती हैं। तुम जैसी को वो अपने बराबर में खड़ा भी नहीं होने देता। मैं शक्कर मनाओ फातिमा बेगम के कहने पर तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम कर रहा है, वरना तुम्हारी औकात यहाँ पर बर्तन मांजने वाली की है। वो उसके अल्फाज सुनकर वहीं जम कर रह गई। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शुरू में जो लड़की उससे मिलकर इतनी मीठी बनी थी, अब इतनी कड़वी बातें भी बोल सकती है। दिल धड़क रहा था और हाथ पानी में बर्तन से जड़े हुए थे, लेकिन पूरी तरह संभल नहीं पा रही थी। ज़ारा उसके बालों में हाथ फेरते हुए मजीद बोली, खैर, फातिमा की वजह से तुम्हारी रखसती तो ज़रूर हो रही है, लेकिन जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि इस घर में तुम्हारी क्या औकात है। उसने घबराकर सिर झुकाया, बर्तन धोती रही, लेकिन इंदर ही इंदर हर लफ्ज़ उसे जकड़ रहा था। ज़ारा के अंदाज में एक सर्द हिक्मरानी थी, लेकिन वह इसके सामने बेबसी की हालत में खड़ी थी। उसने कभी किसी के सामने सिर उठाकर झगड़ा किया ही नहीं था। वो अपने माँ बाप के आंचल में छिपकर बड़ी हुई थी और आज अचानक एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां सवाए ज़िल्लत के उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ज़ारा ने फिर कदम आगे बढ़ाए उसके करीब होकर इसकी आंखों में घूरते हुए बोली, तुम समझो यहाँ तुम्हारी इज्जत वही है जो मैं तुम्हें दूं और बाकी सब कुछ अरसलान खान का है। तुम्हारे लिए खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हें हकीकत का सामना करना पड़ेगा और हकीकत बहुत तलख होने वाली है। वो उसकी बातें सुनते सुनते लड़ रही थी। ना जाने क्यों इस लड़की को पहले दिन ही देखकर वो इतना समझ गई थी कि अरसलान की जिंदगी में उसकी बहुत हैसियत है और आज इतनी बड़ी तरह वो उसको जलील कर रही थी। इस बात से जाहिर था कि आगे उसकी जिंदगी में ये लड़की बहुत मुश्किलात खड़ी करने वाली है। किसी भी तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकी। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर धैर्य से सिर हिलाते हुए बोली, मेरा काम तुम्हें हकीकत दिखाना है, तुम्हारा नहीं कि तुम सोचो या सवाल करो। आज तो यहाँ हो, कल तुम्हारी रकसत ही है, लेकिन याद रखो हर लम्हा तुम्हें वही दिखाई देगा जो तुम्हारे लिए मुक़द्दर है। उसके अल्फाज के साथ ही कोचन की हुआ भी कुछ गहरी सनसान महसूस होने लगी। वो खामोशी से बर्तन धोती रही, हर बार पानी में हाथ डालते वक्त दिल में ज़ारा की बातें दोहरा रही थी। ज़ारा ने आखिर में आहिस्ता से कहा, तुम्हें आज समझ आ जाएगा, इज्जत, मकाम और घर में मकाम सब कुछ अरसलान खान के हुक्म से तय होता है। तुम कितने ही बर्तन मांज लो, फातिमा बेगम के पाँव में तेल लगा लो, तुम्हारी औकात वही होगी जो अरसलान खान तक करेगा, और वो तुम्हारी औकात एक मुलाजमा के तौर पर तो कर चुका है। तुम्हारी रखसती बस एक रस्मी बात है, बाकी सब कुछ असल जिंदगी में आज से शुरू हो गया है। वो कुछ नहीं बोल सकी।
आंखों में खौफ, हैरत के मिले जले जज्बात थे। ज़ारा ने उसे छोड़कर वापस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और जाने से पहले धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, अब तुम देखना, कल तुम्हारे लिए क्या हकीकत आने वाली है। वो किचन में खामोश खड़ी रही, दिल में ज़ारा के अल्फाज की गूंज, हाथ बर्तन में लेकिन दिल दिल कहीं, और रात की यादें और आने वाले कल की बेयकीनी ने उसे अंदर से लरज़ता कर दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। शाम की नरम रोशनी फातिमा बेगम के बड़े कमरे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे में क्यों एक अलग सा सुकून और खौफ का इम्तिजाज महसूस हो रहा था। वो दुल्हन के लिबास में सारा जिस्म ढक कर खामोशी से सोफे पर बैठी थी, आंखों में माजी की यादें और दिल में बेयकीनी का समंदर लिए। हर बार जब वह सांस लेती, दिल जोर जोर से धड़कता और हाथ अपने घुटनों पर सके कर रखती। कमरे की खामोशी में सिर्फ खिड़की के शीशे से छनकर आने वाली शाम की रोशनी और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फातिमा बेगम कदमों की हल्की हल्की चाप के साथ इसके करीब आए, सिर झुकाया और नरम लेकिन दबाव भरी आवाज में बोले, आज तुम अपने घर की हो जाओगी। आज से तुम्हारी जिंदगी नई तरह से शुरू होगी। वो खामोश रही, नजरें नीचे, दिल में गैर महसूस खौफ और सर्दी का एहसास लिए। फातिमा ने आहिस्ता से उसके हाथ अपने हाथों में लिए और नजरें इन सर्दीजा der säger tiget ja mat cash chose scatiati che kimi po ci campis hui se tim de si così dati ciota cash ahim steata hi per shorti at tarabta sa पीछ से उसको जमाई। उम्मीद करती हूँ मेरा नाम तुम नहीं भूगी। मुझे जल्द से जल्द बच्चा चाहिए और जब वो तुम्हारे नजदीक आए तो उन्हें आने देना, इनकार मत करना। उसने धीरे से सिर हिलाया। दिल धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर सकी कि कुछ बोले। फातिमा ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर सख्त लहजे में बोले, मिलाप के बाद सीधी लेटी रहना, बच्चा जल्दी होता है। और हाँ, नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, तुम्हारे शोहर के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। वो लर्जती हुई सिर झुकाए बैठी रही। गांव वालों ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, तुम्हें यहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। वो मारे अल्टा लटका दें, बड़ा सलूक करें, तुम्हारा सब कुछ वही है। फातिमा ने एक लम्हे के लिए कमरे के फर्श को देखा, फिर दोबारा उसकी तरफ नजर उठाई। तुम्हें हर हाल में उसके फैसले मानने हैं। वो खामोश बैठी रही, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो फातिमा की बातों का क्या जवाब दे, मगर वो बिल्कुल खामोश रही थी। कुछ देर बाद फातिमा बेगम ने एक मुलाजमा के हमरा उसे अरसलान खान के कमरे में पहुंचा दिया था। कमरे की रोशनी मध्यम थी, बस चांदनी की हल्की शाएं पर्दों के शफाफ कपड़ों से गुजरती फर्श पर नरम रोशनी के धब्बे बना रही थीं। वो दुल्हन के लिबास में सकड़ी हुई सोफे पर बैठी थी, हाथ गोद में जकड़े, दिल में बेयकीनी और खौफ के समंदर के साथ दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा था। हर लम्हे उसकी आंखों के सामने अरसलान का गुस्सा भरा चेहरा बार बार आ रहा था। सुबह ज़ारा की बातें भी उसके जहन में घूम रही थीं, हर लफ्ज जैसे एक धुआं बनकर दिल में घुस रहा था। दिल में हजूम था, खौफ, हैरत, अजनबी और एक गैर महसूस बेबसी।
कशला में गुजरे कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला और वो मिंजम सी हो गई। इरसलान के कदम कमरे में गूंजने लगे। हर कदम के साथ दिल धड़कने की रफ्तार बढ़ती चली गई थी। वो कदम ब कदम चलता हुआ उसके करीब आया और बगैर किसी वक्फे के उसके करीब झुककर उसके चेहरे से दोपटा उतार कर दूर फेंक दिया। वह सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। दिल की धड़कन तेज लेकिन जिस्म में जमूद था। अरसलान उसके नज़दीक बैठा, आंखों में गुस्से की चमक, लहजे में सख्ती। तुम्हें क्या लगता है यहाँ बैठकर मैं तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ूंगा जिस तरह दोपटा लिए बैठी हो? उसने ठंडी और बरकश आवाज में कहा। पलकों छपकाती हल्की सी लर्ज के साथ उसकी तरफ देख रही थी। एक लम्हे के लिए अरसलान ने उसकी खूबसूरती को देखा। दिल एक की एक धड़कन गमगा गई, लेकिन फौरन ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया था। अरसलान की आंखों में सख्ती और गुस्सा सा वाज़ेह था। बहुत शौक था ना तुम्हें रुखसती कराने का, और बहुत शौक है मेरी जिंदगी में दाखिल होने का। आज तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा। एक बात याद रखो, ये शादी सिर्फ एक समझौता है। मैं दूसरी शादी लाजमी करूंगा और अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना सिर्फ एक सजा है, और आज सजा का हिस्सादार तुम्हें भी बनाऊंगा। वो लर्जती हुई आवाज में बोली। आप मुझे सजा क्यों देना चाहते हैं? मेरी गलती क्या है? मैंने फातिमा को बोला था कि रिश्ता खत्म कर दें, मगर वो नहीं मानी। इसमें मेरा क्या कसूर है? अरसलान ने उसे गौर से देखा और बगैर किसी हचकचाहट के उसके करीब झुककर बोला। बस खामोश, मुझे हक ज़ौजीत चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं बैठा। समझ आई? वह सिर झुकाए खामोश रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ छोटे छोटे कपकपाहट के साथ कब्ज जकड़े हुए थे। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और दीवारों पर शाम की हल्की रोशनी उनके साए डाल रही थी। अरसलान ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर सरद लहजे में कहा, क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरी मर्जी के मुताबिक है। तुम्हारी राय का उसमें कोई असर नहीं। आज से तुम मेरी जिंदगी का जिंदगी सा हिस्सा हो, और बस यही हकीकत है। वो पलकों झपकाती रही, आंखों में खौफ, लेकिन जुबान पर कोई आवाज नहीं लाई। इरसलान ने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर निगाह जमाई, फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हें याद रखना होगा, ये सजा तुम्हारे लिए है, और मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें कोई भी अमल करने की इजाजत नहीं। आरा से तुम मेरे ताबा हो, और बस यही तुम्हारी हकीकत है। वो खामोशी से सिर झुकाए बैठी रही। दिल की धड़कन इतनी तेज की लग रही थी कि कमरे की दीवारों पर गूंज रही हो। अरसलान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर उसके करीब बैठकर आहिस्ता से सिर पर हाथ रखा। अब बस खामोश रहो और बस मेरी मर्जी के मुताबिक अमल करो। आज से तुम्हारे पास कोई इंतखाब नहीं, बस ये सजा और ये जिंदगी तुम्हारे लिए मदर है। ये कहते वो आहिस्तगी से उसकी तरफ बढ़ा और नरमी से उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। वो अच्छी तरह जानता था वो कम उम्र और हसास है। बेशक वह सब जानबूझकर कर रहा था, मगर अपनी हद बरकरार रखना चाहता था चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वो अपनी तमाम तर हदें भूल रहा था, और कब तमाम पर्दे गिरे उसे खुद इल्म नहीं हुआ था।
2 घंटे बाद कमरे में रोशनी मध्यम थी। सिर्फ बिस्तर के पास छत से टकराती हल्की रोशनी और खिड़की के पर्दों के दरमियान से आती हुई शाम की धुंधली शोआएं। वो बिस्तर पर बिल्कुल खामोश लेटी थी, हाथ गोद में जकड़ी नजरें ऊपर छत की लकीर पर जमाई हुई थी। अरे कहीं दिल में एक अजीब सुकून और खौफ का इम्तिजाज था। सांसें बेतरतीब लेकिन जिस्म मुकम्मल जमूद में हर लम्हे दिल धड़क रहा था और वो खुद को इस लम्हे में कैदी की तरह महसूस कर रही थी, जहां हरकत की हर आज़ादी उसे सजा लगती थी। कुछ देर के सुकूत के बाद उसके करीब कदमों की हल्की चाप सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इसके किसी तल्ख जमले का इंतजार खौफ के साथ इंतजार करने लगी। वो बिस्तर के पास बैठा नजर इस पर जमाई, लेकिन बिल्कुल करीब जाने से पहले एक लम्हे के लिए रख गया था, जैसे अपने आप को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। वो आहिस्ता से बोला, मयाम बेवी, जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो बाद में दोनों को गुस्सा लेना चाहिए। तुम क्यों लेटी हो? जाओ गुस्सा लो। इतना भी तुम्हारे घर वालों ने नहीं समझाया तुम्हें? वो झुकी हुई सिर के साथ हल्की सी लर्जिश के साथ बोली, नहीं नहीं, मैं भी नहीं जा सकती। दादू ने कहा था जब आप मेरे करीब आए तो मैं ऐसी सीधी लेटी रहूं, बच्चे जल्दी होंगे। उसने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर थोड़ा सख्त लहजे में कहा, बहुत खूब। तुम्हें पता भी है तुम्हारे करीब में बहुत एहतियात से आया हूं और तुम बच्चों तक का सोच रही हो। डस्टबिन में पड़ा है, जाकर देख लेना। मेरे लिए गुनाह की मानने दो, जिसमें मैं जल्दी अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। वह पलकों झपकाते हुए उसको हैरत से देखने लगी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जबान पर कुछ नहीं आ सका। इसके अल्फाज एक धुआं बनकर दिल में घुसे थे और हर धड़कन के साथ उसकी शद्दत बढ़ती चली गई। उसने बिस्तर के किनारे झुककर मजीद कहा, ये जो तुम्हें आज मैंने अपनी करबत बख्शी है, इसमें खुश रहो। बच्चों का सोचना भी मत। बच्चे उसी औरत से होंगे जिससे मैं मोहब्बत करूंगा। समझ जाई, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि ये मकाम तुम्हें मिले। एकदम रख गई। दिल पर एक भारी पत्थर सा पड़ा, आंखें भीग गईं, लेकिन वह हचकचाहट के साथ सिर्फ सिर हिला सकी थी। दिल के अंदर एक अजीब खालीपन और उदासी ने जगह बना ली थी। आंखों से अनसो बगैर आवाज के बहने लगे थे। हर लफ्ज, हर जमला दिल में एक काट की तरह घुस गया था और वह सिर्फ खामोशी से बिस्तर के किनारे पर रख गई थी। जिस्म कांप रहा था और दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने देख लिया था, लेकिन वह बगैर किसी हचकचाहट के बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे की तरफ चल दिया था। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई, लेकिन दिल की धड़कन और अल्फाज की गूंज अब भी कमरे में मौजूद थी। वह बिस्तर पर बिल्कुल अकेली खामोश आंखों से आंसू बहा रही थी। हर लम्हा उन अल्फाज के दर्द से जकड़ी हुई कमरे की हुआ हल्की सी सरसराहट के साथ चल रही थी, लेकिन वह महसूस नहीं कर सकी थी। दिल में बस एक सवाल, एक उदासी और एक एहसास था कि ये लम्हा कभी ख़त्म नहीं होगा और वो अल्फाज इसकी रूह में हमेशा एक जख्म की तरह मौजूद रहेंगे। आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर पल उसके चेहरे और सख्त लहजे की तस्वीर दिमाग में बार बार आ रही थी और वो खामोशी से लरजते हुए बिस्तर पर लेटी रही। पूरी रात वह उसका इंतजार करती रही। अकेले उसके कमरे में उसे खौफ आ रहा था, लेकिन वो आया था अपना हक लेने और दोबारा पलट कर आया नहीं था। रात भर वो कहाँ था?
उसे कुछ खबर नहीं थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आब व ताब से रोशन हुआ था। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी। पर्दों के बाहर से धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी। फातिमा बेगम के कमरे का माहौल पुरस्कुन मगर किसी खास किस्म की संजीदगी से भरा हुआ था। वो बिस्तर के किनारे पर बैठी आंखें बंद किए तस्बीह घमा रही थी। हाथों की हरकत इतनी आरामदेह थी कि देखने वाला समझता कि वक्त यहाँ रख सा गया हो। लेकिन दिल में एक बेचैनी सांसों की धड़कन के साथ छिपी हुई थी। तमरीन ने गहरी सांस ली थी और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब बढ़ी। जब उनके करीब पहुंची धीमी आवाज में सलाम किया। उन्होंने फौरन आंखें खोली थीं और हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो फौरन उनके पहलू में बैठ गई, हाथ थाम लिया था। फातिमा बेगम नरम लहजे में बोले, क्या हुआ मेरी लाडो? काफी खामोश खामोश लग रही हो। रात अच्छी नहीं गुजरी। वो कितना उस पर सख्ती कर ले मगर वो उनकी पूती थी और इन्हें जान से ज्यादा अजीज थी। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले समरीन की आंखें से बेख्तियार आंसू बहने लगे। फातिमा बेगम ने उसे परेशानी से देखा और कहा, क्या हुआ? क्या बात है? क्यों रो रही हो? सब खैरियत है। किस लिए आंसू बहा रही हो? अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो बताओ। मैं भी उसका दिमाग दरस्त करती हूँ। तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारे वालिद सभी जिंदा हैं। बेशक कल मैंने तुम्हें काफ़ी बातें सुनाई थीं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। तुम्हारी दादी अभी बैठी है ना? जानता जाने क्यों, उसका रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसने रोते हुए कहा, दादू दादू, वो मुझे अच्छा नहीं समझते। कहते हैं वह दूसरी शादी करेंगे और उसी औरत से उनके बच्चे पैदा होंगे। वो मेरे करीबी एहतियात के साथ आए थे। वो मेरी कोख से बचाना नहीं चाहते और फिर कहा कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहते। दादू, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने आपसे 1000 बार मना किया था कि मेरी शादी इन सच्चा खून से मत करवाएं। ये रिश्ता खत्म कर दें। मैं जानती हूँ मुझे रसवाई का सामना करना आता था, लेकिन आज इस अदाब से मैं दो चार नहीं होती जिससे मैं आज रो रही हूँ। फातिमा ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब तुम्हारा शोहर तुम्हारे नजदीक आए तुम उसे रोकना मत। मैं जानती हूं तुम्हें मेरी बातें भीरी लग रही होंगी, लेकिन बेटा यही हकीकत है, शोहर इतनी जल्दी हासिल नहीं होते। खासकर ऑरेंज मेरीज वाले लोहे के चने चौवा देते हैं। अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो थोड़ा बहुत समझौता करना होगा। वो थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर लर्जती हुई आवाज में बोली, लेकिन दादू, अगर वो उसी तरह एहतियात के साथ मेरे करीब आए तो हम कैसे बच्चा पैदा करेंगे? मैं शर्म के मारे उनसे कुछ बोल नहीं पा रही। दरअसल वो मेरे पास वो मजीद कुछ कहती उसे बल कमरे में गौंजदार आवाज आई, खामोश हो जाओ तुम। तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? पलट कर देखें तो सामने खून ख्वार तासरात चेहरे पर सजाए। सामने अरसलान खड़ा था। आंखों में अंगारे, चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। वो सहम कर फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरसलान चलता हुआ उसकी तरफ आया। करीब पहुंचकर उसकी कलाई मजबूत गिरफ्त में ले ली और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो कमरे में जाकर मैं दरस्त करूंगा। हमारी पर्सनल बातें तुम यहाँ बैठकर बता रही हो।
दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बिल्कुल तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी तरबियत नहीं की? किस अनपढ़ जाहिल से मेरी शादी करवाई आपने? अब फातिमा बेगम को देखते हुए चलाया था, जबकि उन्होंने फौरन आवाज बुलंद की, हाँ छोड़ो। अरसलान बदतमीजी मत करो, बच्चों जैसी है वो मेरी। अगर कुछ बता भी दिया तो कौन सा गलत किया? मुझे नहीं बताएगी तो इस घर में किससे अपने दिल का हाल शेयर करेगी? अरसलान ने उन्हें फ़िलहाल नज़रअंदाज किया। लहजे में सर्दी थी। नहीं फातिमा, आज अगर मैं उसे समझाऊंगा तो ये हर एक के सामने अपनी ज़बान खोलेगी। आज आपके सामने बोल रही है, कल किसी घिरलो मुलाजिम के सामने बोल रही होगी, और मैं उसको इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। मेरा एक मायार है, आज उसका दिमाग अच्छे से कमरे में दरअसत करूंगा, ताकि आइंदा अपनी ज़बान खोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि किसकी बेवी है। फातिमा ने वो कदम बढ़ाया, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने से पहले अरसलान ने उसे घसीटना शुरू कर दिया था। उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा। दिल में एक अजीब कशमकश के साथ ये सबक आज उसे याद रखना होगा। वो उसको रोक रही थी, अपना हाथ छड़ाने की जदोजहद कर रही थी, मगर उसके बावजूद अरसलान नहीं ठहरा था। पीछे से फातिमा ने भी कई दफ़ा उसे पुकारा था, मगर वो उसके लिए सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। उसके चेहरे के तासरात साफ बता रहे थे कि आज समरीन की हालत खराब होने वाली है। कमरे में दाखिल होते ही उसने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया था। वो लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हटी। दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे की फजा बोझिल थी, पर्दे आधे गिरे हुए। बिस्तर के पास रखी लैंप की रोशनी तेज और आंखों को चुभने वाली थी। जैसे हर चीज गवाह बनने पर आमादा हुई, उसने सिर झुका लिया, सांसों पर काबू पाने की कोशिश करती रही। वो डाड़ कर बोला, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी यही तरबियत की है। किसी ने नहीं समझाया कि मियाँ बीवी की बातें बाहर नहीं जाते। तुम्हारे अंदर जरा सी भी तमीज नहीं। तुम्हें पता है तुम इनसे बैठकर किस नौइयत की बातें कर रही थी? अक्ल है तुम्हारे पास? ये बातें बाहर बताने वाली होती हैं। घर में तुम्हें किसी ने नहीं समझाया कि मियाँ बीवी की बातें चार दीवारी में रहनी चाहिए। इतनी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास। रोटी नहीं खाती तुम। उसके अल्फाज कमरे में गूंज रहे थे। वो लर्जती हुई नजरें जमीन पर जमे। धीमी आवाज में बोली, मैं डर गई थी इसलिए फातिमा को बता दिया। प्लीज आप इस तरह नहीं चलाएं, मुझे खौफ आ रहा है। वो वाकई बहुत बुरी तरह से हम पर झुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये नज्जी बात है और ये फातिमा को नहीं बताएं। रात जिस तरह उन्होंने उसको गाइड किया था, उसे लगा ये बात उनको बतानी चाहिए, मगर अब उसे एहसास हो रहा था कि वाकई उसने ही नजी बात उनसे शेयर की है जो काबिल कबूल नहीं है। वो एक कदम और करीब आया। अ, इसकी सांसों की गर्मी उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ा। गिरफ्त सख्त थी, मगर जुबान की सख्ती उससे कई ज्यादा। आज तुम्हारे सारे डर दौर कर दूंगा, उसने तंजिया हैंसी के साथ कहा। वो शौक है ना बच्चे की बातों का। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा कि ये सब कैसे होता है। वो आगे कुछ क्या कि सीपल दरवाजा खुल गया। कमरे में अचानक रोशनी और आवाज का झुमका आया। ज़ारा अंदर दाखिल हुई।
अरसलान ने बेअख्तियार उसका हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया था। ये अमल बेअख्तियार हुआ था। वो दरवाजे पर खड़ी निगाहों में चमकती मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ? अगर ऐसा है तो मैं चली जाऊं। लहजे में हल्का सा तंज भी शामिल था। अरसलान ने गहरी सांस ली। चेहरे की सख्ती एक लम्हे को ढीली पड़ी। सौम्य तो जैसे उसने खुद को संभाला हो। फिर वो ज़ारा के नज़दीक गया। लहजा अचानक नरम हाथ मोहब्बत से उसके हाथ में लिया। नहीं स्वीट हार्ट, तुम बिल्कुल गलत वक्त पर नहीं आई। बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर आई हो। आंखों में मोहब्बत का खुमार नजर आ रहा था। समरीन वहीं खड़ी रह गई थी, नम आंखों से अपने शौहर को किसी और औरत के हाथ थामे देख रही थी। दिल के अंदर कुछ टूटने की साफ आवाज आई, मगर कमरा खामोश था। अरसलान ने आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहा, जैसे कोई सबक सुना रहा हो। मैं बस उसे उसकी औकात याद दिला रहा था। ये बता रहा था कि मेरी जिंदगी में उसकी हैसियत किया है। ये लड़की समझती है कि मुझे पाकर उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ये जानती नहीं कि औकात मेरे घर में किसी पड़ी हुई बेकार शय की मानंद है। अगर मेरी दादों का इस रिश्ते में हाथ न होता, मैं कभी भी इस लड़की को अपनी आरामगाह में आने की इजाजत तक न देता। ज़ारा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर निगाह उस पर डालकर बोली, तो फिर उसे ये भी बता दो कि हम उसी हफ्ते शादी कर रहे हैं। कहीं बाद में मसाइल न खड़े करें। मैंने बहुत सुना है, ये उन पढ़ लड़कियां बहुत तमाशा बनाती हैं। ऐसी लड़कियों का दिमाग पहले दुरुस्त रखना चाहिए। मैंने बाबा से अपनी बात की थी। अरसलान, उन्हें कोई एतराज नहीं है। वो इस हफ्ते भी रिश्ता करने को तैयार हैं। वो बस मेरी खुशी देखना चाहते हैं, और तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी खुशी तुम में है। वो सांस रोककर सुनती रही। हर लफ्ज सीने में उतरता गया था। अरसलान ने मुख्तसर सा कहका लगाया, इसकी तरफ देखे बगैर बोला, इतनी औकात नहीं है उसकी कि मैं उसे कुछ बताऊं। फिर ज़ारा की तरफ मड़कर कहा, चलो यहाँ से, कहीं ये लड़की अपनी हिस भरी निगाहों से तुम्हारी खुशियों को आग लगा दे। मैं नहीं चाहता तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ हो। ये हफ्ता हमारे लिए बहुत ही खुशियों वाला होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत कमरा डेकोरेट करवा रहा हूँ। जबकि ज़ारा बोली, हाँ, मैं तुमसे यही बात करने आई थी। मुझे कमरा दिखा दो, मुझे कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करानी है। अरसलान सर हाँ में हिलाकर बोला, जो दिल चाहे मेरी जान कर लेना। तुम्हारा अपना घर है। जाते जाते उसने एक लम्हे को पलटकर उसे देखा। नगाह में खालिस नफरत थी, ऐसी नफरत जो किसी फैसले की तरह उतरती है। दरवाज़ा बंद हुआ। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और कमरा अचानक बहुत बड़ा, बहुत खाली महसूस होने लगा। वो वहीं खड़ी रही, फिर घुटनों के बल बैठ गई, हाथ चेहरे पर रख लिए। आंसू अब रूख में नहीं आ रहे थे। वो फोड़ फोड़ कर रोई, ऐसा रोना जिसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ थकिन और बेबसी होती है। हर मंजर, हर जमला बार बार दहन में आता जा रहा था। लैंप की रोशनी लिरजने लगी, या शायद इसकी पलकें कांप रही थीं। उसने खुद को समेटा, मगर दिल के बखरे हुए टुकड़े समेट में नहीं आ रहे थे। कमरे में बस इसकी हचकियां थीं और एक यकीन कि आज उसने अपनी हैसियत अपनी आंखों से देख ली थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसने पूरा दिन बहुत मुश्किल से गुजारा था। 2 दफ़ा मुलाजिम के ज़रिए फ़ातिमा बेगम ने उसे पैगाम भेजा था कि कमरे में आओ, मुझसे मिलो, मगर वो नहीं गई थी।
वो आज के मंजर के बाद इतनी टूट गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि दरवाजे तक भी चली जाए। बेशक वो उससे शदीद मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन उसकी बेवी थी, इस पर हक रखती थी और उसने हक रखने जैसी औकात भी नहीं छोड़ी थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय पा चुका था। रात की स्याही चारों जानब फैल रही थी। रात के 2 बजे रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। दीवार घड़ी के टक टक दिल की धड़कन के साथ हम आवाज हो रही थी। वो सोफे पर बैठी बेचैनी से दरवाजे को देख रही थी। कभी उठती, कभी बैठ जाती, कभी दोपटे के किनारे को मोड़ती। 2 बज चुके थे मगर वो अभी तक नहीं आया था। इसके अंदर एक अनजाना खौफ पल रहा था। इंतजार का खौफ और उसके लौटने का खौफ। वो सोफे से उठी, आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी कि बाहर जा निकले। उसी लम्हे दरवाजा खुला। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके चलने के अंदाज से ही आदम तवाज़ुन था। एक पल को वो साकत हो गए, फिर फौरन उसकी तरफ लपकी। उसे देखकर वो समझ गई थी कि वो अपने हवास में नहीं है। बड़े साईं, उसने घबरा कर कहा और इस बाजू को थाम कर सहारा दिया था। जैसे वह करीब आई, तेजी होते उसे चौंका दिया। उसके चेहरे के तासरात बदल गए। आपने अपनी शराब पी हुई है, आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि फातिमा बेगम के मना से उसने अरसलान के लिए यही अल्फाज सुने थे। वो बहुत नेक है, ऐसी चीजों से दूर रहता है। दुनिया जहान की दौलत है, मगर आज तक उसने ऐसी गंदी मशरूब को हाथ भी नहीं लगाया। मगर आज उसे अपनी आंखों के सामने नशे में डूबा देखकर वो अपनी जगह पर सुन्न हो गई थी। वह हल्का सा हंसा, नशे में डूबा हुआ हंसता उसके बालों की एक लट को अंगुलियों में लपेटते हुए बोला, तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। थमरीन लफ्ज इसके लिबों से छूट कर निकल रहे थे। तुम सुबह क्या कह रही थी कि तुम्हें बच्चे चाहिए? वो बहके बहके अंदाज में बात कर रहा था। वह सहम गई। गिरफ्त मजबूत हुई तो वो मजीद घबरा गई। आज मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा, उसने नशीली आवाज में कहा। तुम्हें पता है मैं ज़ारा के करीब नहीं जाता। मैं उसे बहुत अच्छा समझता हूँ। बहुत खूबसूरत है वो उसे सहारा देते बिस्तर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। मगर वह धान पान सी लड़की इस बल्डर जैसे मर्द का वजन कैसे बर्दाश्त करती। आइए, आप ठीक से लेट जाइए। इसकी आवाज कपकपा रही थी। वह रुक गया, इसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन एक बात बताऊं, तुम इससे ज्यादा खूबसूरत हो। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई, फिर फौरन तलखी उतर आई, पर तुम मुझे पसंद नहीं। यह जुमला उसके दिल पर चोट बनकर लगा था। वो कुछ कहती मगर वो बोलता चला गया, जैसे बरसों का बोझ एक ही रात में उतार देना चाहता हो। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, मेरी माँ का घर बर्बाद किया। इसकी आवाज भारी हो गई थी। वो धोखा, उसी धोखे में मेरा बाप मर गया, और जब मेरा बाप मरा इस सदमे से मेरी माँ भी मर गई। उसको गलत ने जीने नहीं दिया। वो साकित हो गई। हाथ इसके बाजुओं पर थे, मगर दिल कहीं और टूट रहा था। मेरे माँ बाप की मौत के जिम्मेदार तुम्हारे बाबा हैं, उसने सख्ती से कहा। इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारे बाप की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने बन माँ बाप के अपनी जिंदगी गुजारी।
वो उसे बिस्तर पर बैठाने में कामयाब हो गई थी। खुद पलटने लगी तो उसने अचानक उसका हाथ खींच लिया। लेकिन आज वो रख रख कर बोला, आज मैं तुम्हें बचा दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आवाज मध्यम हो गई थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो। इतनी प्यारी, इतनी मासूम, वो उसकी गिरफ्त में जकड़ी रह गई। दिल जैसे हलक में आ गया था। प्लीज उसके लब हले आवाज न निकल सकी। उसने उसे अपनी तरफ खींचा और बहकी लहजे में कहा, मुझे हक ज़ौजीत चाहिए। शोहर होने की हैसियत से मैं ये तुमसे मांग सकता हूँ और तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। वो एकदम खामोश हो गई, सिर झुक गया। आंखों में आंसू थे मगर वो बहने नहीं दिए। इस्लाम में उसके अंदर कुछ टूटा नहीं मगर मर सा गया। कमरे में खामोशी फैल गई थी, ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा तकलीफ देती है। घड़ी की टुक-टुक जारी थी मगर उसके लिए वक्त वहीं थम गया था। वो धीरे धीरे उसके नजदीक होने लगा था, जबकि वो सिर झुकाए उसकी हर गुस्ताखी को बर्दाश्त कर रही थी। रात कतरा देख कतरा करके बीत गई थी।